तो आज हम सुनेंगे भारत की लोक कथाओं से निकली एक ऐसी कहानी जो एक बिल्कुल आम से परिवार के साथ हुए एक बहुत ही खौफनाक हादसे के बारे में है। ये कहानी है मेचो भूत की। जी हाँ, एक ऐसी शक्ति जो नदी की गहराइयों से आती है और जब वो अपना शिकार चुन लेती है तो उसे कभी नहीं छोड़ती। तो चलिए शुरू करते हैं इस भयानक सफर को। कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी घनघोर बारिश वाली रात से। सोचिए, जोरों से बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है और पास में जो नदी है वो इतना उफान पर है मानो आज पूरे गांव को ही निगल जाएगी। और इसी डरावने माहौल के बीच एक कार एक पुराने सुनसान बंगले के दरवाजे पर आकर रुकती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है अशुभ आगमन, मतलब एक ऐसी नई शुरुआत जो शुरू होने से पहले ही कुछ बहुत गलत होने का इशारा दे रही थी। इस परिवार में है तपन बाबू, जो एक सरकारी अफसर हैं, उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनकी 2 बेटियां सुगंधा और इंद्राणी। ये लोग अपने नए सरकारी बंगले में रहने आए हैं और वहां उनका स्वागत करता है एक बूढ़ा सा केयरटेकर भुवन। लेकिन भुवन के चेहरे पर ना स्वागत वाली खुशी से ज्यादा एक अजीब सी चिंता थी। वो उन्हें साफ साफ कहता है कि इस तूफान में बंगले तक जाना ठीक नहीं है, जैसे जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे कोई खतरा उनका इंतजार कर रहा है। और यहीं से अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। भुवन उनके साथ कार में बैठने से साफ इनकार कर देता है। कहता है वो गांव के रास्ते से पैदल ही आ जाएगा। और वजह बताता है एक पुरानी मान्यता कि सूरज ढलने के बाद नदी या तालाब को पार नहीं करना चाहिए। सुनने में तो ये एक अंधविश्वास लगता है ना? पर यही अंधविश्वास बहुत जल्द एक भयानक हकीकत बनने वाला था। अब देखिए, गाड़ी जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ती है, परिवार को नदी के किनारे कोई चलता हुआ दिखाई देता है। और जानते हैं कौन? हूबहू भुवन जैसा। पर ये कैसे मुमकिन है? वो तो पैदल दूसरे रास्ते से आ रहा था। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जब वो लोग बंगले पर पहुंचे तो भुवन तो पहले से ही वहां मौजूद था। तो फिर सवाल ये है कि अगर भुवन यहां था तो नदी किनारे वो कौन था? जाहिर है तपन बाबू ने उससे पूछा तो भुवन ने एकदम सख्ती से इनकार कर दिया। बोला, मैं तो उधर गया ही नहीं, मैं तो पीछे के रास्ते से आया हूं। बस ये जवाब सुनते ही परिवार की जो छोटी मोटी उलझन थी ना, वो अब सीधे सीधे डर में बदल चुकी थी। और जाते जाते उस रात उस परिवार को अकेला छोड़ने से पहले भुवन उन्हें एक और अजीब सी डरावनी सलाह देकर चला गया। उसने कहा, बंगले से नदी का किनारा देखने में बहुत सुंदर लगता है, पर बेहतर यही होगा कि उस तरफ नजरें ना ही दौड़ाएं। क्यों? आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब उस रात किसी के पास नहीं था। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, नदी का बुलावा। रात तो जैसे तैसे बीत गई, लेकिन अगली सुबह जो हुई ना, वो अपने साथ कोई जवाब नहीं बल्कि और भी गहरे और डरावने सवाल लेकर आई। अब तक जो शक्ति छिपी हुई थी वो अब सामने आने वाली थी। तो अगली सुबह घर के बाहर कुछ ऐसा मिलता है जो परिवार के मन में खौफ भर देता है। कीचड़ में बने हुए पैरों के निशान। पर ये कोई आम निशान नहीं थे, ये बहुत ही अजीब थे। सिर्फ एक जोड़ी, और वो भी किसी पहेली की तरह। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक बहुत ही डरावनी बात सामने आई। ये जो पैरों के निशान थे ना, ये घर से बाहर नदी की तरफ नहीं जा रहे थे। नहीं, ये निशान नदी से चलकर घर के अंदर की तरफ आ रहे थे। इसका मतलब तो एक ही था कि रात के अंधेरे में नदी से कोई या कुछ निकलकर घर में दाखिल हुआ था। जब भुवन को बुलाया गया और उसने उन निशानों को देखा तो उसका चेहरा डर से एकदम सफेद पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में बताया कि ये निशान उल्टे हैं, जैसे किसी के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हों। और हमारी लोक कथाओं में उल्टे पैर सिर्फ एक ही चीज का संकेत होते हैं, कोई भूत प्रेत या कोई अलौकिक शक्ति। खैर, कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बड़ी बेटी सुगंधा नदी किनारे टहल रही थी कि तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। एक बहुत ही रहस्यमयी लड़की, बेहद खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें गहरा काजल लगा हुआ था। और वो वहां ऐसे अचानक आई मानो हवा में से प्रकट हो गई हो, या शायद पानी से निकली हो। वो लड़की सुगंधा के पास आकर एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछती है, मुझे मच्छी दोगी? इससे पहले कि सुगंधा कुछ समझ पाती या जवाब दे पाती, उसने बस एक पल के लिए अपनी नजर हटाई और जब वापस देखा वो लड़की वहां थी ही नहीं, गायब, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे पड़ाव पर, अंधेरे में पीछा। यहाँ से डर अब सिर्फ इशारों में या महसूस करने वाली चीज नहीं रह जाता, अब वो खुलकर सामने आता है।
और सुगंधा का घर तक का रास्ता एक जानलेवा दौड़ बन जाता है। तो होता यूं है कि उसी शाम सुगंधा बाजार से घर लौट रही होती है और उसे महसूस होता है कि वो अकेली नहीं है। सबसे पहले हवा में अचानक सड़ी हुई मछली की एक बहुत तेज घिनौनी बदबू फैल जाती है। फिर उसे लगता है जैसे कोई परछाई ठीक उसके साथ साथ चल रही है। और फिर उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, एक फुसफुसाहट जो सिर्फ एक ही चीज मांग रही थी, मछली। सुगंधा डर के मारे उसे नजरअंदाज करके तेजी से चलने लगती है और तभी वो हल्की सी फुसफुसाहट एक भयानक गुस्से से भरी गैर इंसानी चीख में बदल जाती है। तुम के माच देबे ना? इस चीख ने सुगंधा के रोंगटे खड़े कर दिए और वो बस अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागी। ये पीछा तब जाकर खत्म हुआ जब सुगंधा भागते भागते हाँफते हुए अपने घर के दरवाजे पर आकर गिर पड़ी। वो सदमे में थी, पूरी तरह से। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। और अब कहानी का आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्सा, वो भयानक सच। बाहर का पीछा तो खत्म हो गया था, लेकिन असली दहशत तो उस रात घर के अंदर इंतजार कर रही थी। देर रात का वक्त था, घर में एकदम सन्नाटा। तभी मंदाकिनी की नींद खुलती है। रसोई से कुछ अजीब सी खटर-पटर की आवाजें आ रही थीं। वो चुपचाप दबे पांव उस आवाज की तरफ बढ़ती हैं, ये देखने कि आखिर आधी रात को रसोई में हो क्या रहा है। और जो नज़ारा वो रसोई में देखती हैं, उसे देखकर उनकी रूह कांप जाती है। उनकी बेटी सुगंधा जमीन पर बैठी हुई थी और वो अपने हाथों से एक कच्ची मछली को नोच-नोच कर खा रही थी। उसका पूरा चेहरा, उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसकी आंखें, वो उसकी बेटी की आंखें थी ही नहीं। उन आंखों में एक शैतानी, एक डरावनी चमक थी। और फिर सुगंधा के मुंह से एक आवाज निकलती है, जो उसकी अपनी बिल्कुल नहीं थी। एक ठंडी, भारी और डरावनी आवाज जो कहती है, अब मैं इसके साथ रहूंगी। बस उसी पल वो परिवार समझ गया कि उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया है। मिच्चो भूत को अपना नया ठिकाना मिल चुका था। इस कहानी में डरावना सिर्फ भूत नहीं है, असली डर तो उस बेबसी का है, जब एक परिवार अपनी आंखों के सामने अपने किसी अपने को एक बुरी ताकत के कब्जे में जाते हुए देखता है। ये लोक कथाएं हमें शायद यही याद दिलाती हैं कि कुछ चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ खतरे ऐसे होते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये ताकतें सिर्फ किस्से कहानियों में है, या फिर आज भी अंधेरे और पानी की गहराइयों में कुछ ऐसा है जो बस अपने बुलावे का इंतजार कर रहा है।